किसने लाखों को तारा। किस महामंत्र का जाप करो भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवछायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो लोये उवसाहुणम। येषु पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानन्ते सव्येषि प्रणमम हवै मङ्गलम्। नमो 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 नमो। नमोकार मंत्र है न्यारा किसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा किसने लाखों को तारा। किस महामंत्र का जाप करो भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवछायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो लोये सव्वसाहुणम। सो एक छोटा सा टॉपिक आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कह सकते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स शॉर्ट टर्म मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड बोरोइंग पर्पस। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये। फाइन। सो इसके इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? इसके इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जाम्पल हैं लाइक आपने सुना होगा कमर्शियल पेपर। आपने कमर्शियल पेपर का सुना होगा। आपने सुना होगा ट्रेजरी बिल्स। आपने सुना होगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। आपने सुना होगा रेपो, रिवर्स रेपो। रेपो, रिवर्स रेपो, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, रेपो, रिवर्स रेपो, कॉल मनी, नोटिस मनी, बहुत सारे एग्जांपल्स आपने सुने होंगे। सो इस चैप्टर में नॉर्मली आपको इशू प्राइस निकालने के लिए बोलता है कि व्हाट विल बी द इशू प्राइस। फाइन। इशू प्राइस को हम करंट प्राइस भी बोल सकते हैं। आपको इस चैप्टर में इशू प्राइस या करंट प्राइस निकालने के लिए बोलता है। फाइन। सो आइए एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हम इशू प्राइस और करंट प्राइस निकाल सकते हैं। आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रखने वाला हूं, आप उसका आंसर दीजिएगा और मेरा पूरा मानना है कि आप इसका आंसर जरूर दे पाएंगे। बहुत ही बेसिक सा सवाल होगा। आइए इसका आंसर दीजिए। M Limited has to make a payment on 30th March 2004 of rupees 80 lakhs. It has surplus cash today, that is 31st December 2003, and has decided to invest sufficient cash in a bank certificate of deposit scheme offering an yield of 8% per annum on simple interest basis. What is the amount to be invested now? आज हम कितना इन्वेस्ट करें? मुझे 91 डेज बाद 80 लाख रुपए चाहिए। आज मैं कितना इन्वेस्ट करूं? मुझे 91 डेज बाद 80 लाख रुपए चाहिए। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिएगा। फाइन सर, मेरा मानना है कि आपने सभी ने सही आंसर दिया होगा। सो यहां पर 91 डेज कैसे आया उसका भी आप एक कैलकुलेशन देख लीजिए। 31 मार्च 2004 में आपको पेमेंट चाहिए और आज है 31 दिसंबर 2003। सो आप देख सकते हैं इनके बीच में 91 डेज आ रहा है। फाइन। जनवरी का 31 डेज, फरवरी का 29 डेज, लीप ईयर है 2004। ठीक है, आई होप आपको लीप ईयर की कैलकुलेशन का पूरा नॉलेज होगा। और आप देख सकते हैं
ये 91 डेज आ रहा है, दिस इक्वल्स टू 91 डेज। चलिए, सो आपको आज अगर मैं x इन्वेस्ट करता हूं, आज अगर मैं x इन्वेस्ट करता हूं, सो आपको इंटरेस्ट रेट कितना बोल रहा है, इसमें 8% इंटरेस्ट लग के, इसमें 8% इंटरेस्ट लग के मेरे को कितना चाहिए, 80 लाख चाहिए। सो आज मैं कितना इन्वेस्ट करूं, आज मैं x अमाउंट कितना इन्वेस्ट करूं, तो बहुत ही सिंपल यहां पर आपका सॉल्यूशन हो गया। फटाफट आप इसको कैलकुलेट करके आप आंसर निकालेंगे। सो x इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आ रहा है, सो ये भी चैप्टर बहुत ही ज्यादा आसान है, इसमें भी 10-12 क्वेश्चंस करने होते हैं, पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 7843558.61। फाइन, अप्रोक्सीमेटली आपका यही आंसर आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। सो एक तो आपको इशू प्राइस निकालने के लिए बोला जा रहा है, जो कि अभी अभी आपने निकाला, इशू प्राइस, करंट प्राइस। फाइन, एक इस चैप्टर में आपको यील्ड निकालने के लिए बोला जाएगा कि यील्ड निकालिए, यील्ड टू इन्वेस्टर, यील्ड टू इन्वेस्टर, आपको यील्ड निकालने के लिए बोला जाएगा। अच्छा, यील्ड मतलब क्या होता है, यील्ड मतलब होता है रिटर्न, यील्ड मतलब होता है रिटर्न। रिटर्न का इक्वेशन क्या होता है, रिटर्न का इक्वेशन होता है रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट। फाइन, ये आपको पर एनम बेसिस पे निकालना है। यील्ड का इक्वेशन क्या होता है, रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट। सो आप मुझे बताइए, अगर एक इन्वेस्टर जब पैसा लगाता है, यील्ड फॉर इन्वेस्टर, फाइन, एक इन्वेस्टर पैसा लगाता है तो इशू प्राइस देता है, फाइन, और उनको क्या मिलता है, उनको मैच्योरिटी वैल्यू मिलता है, मैच्योरिटी वैल्यू मिलता है माइनस इशू प्राइस, ये उनको रिटर्न मिला। मान लीजिए उन्होंने 90 रुपए लगाया और उनको 100 रुपए मिला, उन्होंने 90 रुपए लगाया, उनको 100 रुपए मिला, तो आप आराम से रिटर्न निकाल सकते हैं। और हमें रिटर्न कहाँ क्या निकालना है, पर एनम बेसिस पे निकालना है, जो गिवन पीरियड है, गिवन पीरियड है, इनटू आप 365 कर दीजिए, या 360 बोला तो 360 कर दीजिए, इनटू 100। सो आपका पर एनम बेसिस पे यहां पर आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल इक्वेशन है ये। इस इक्वेशन को मैंने आपको, अगर ध्यान होगा तो, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी बॉन्ड चैप्टर में भी कवर कराया था। मैच्योरिटी वैल्यू माइनस इशू प्राइस अपॉन इशू प्राइस इनटू 365 और 360 अपॉन गिवन पीरियड इनटू 100। फाइन, नॉर्मली जो मैच्योरिटी वैल्यू होता है, आप एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, जो ट्रेजरी बिल्स है, जो कमर्शियल पेपर्स है, जो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो रिडीमेबल एट पार होते हैं। ये नॉर्मली इक्वल्स टू फेस वैल्यू होता है, रिडीमेबल एट पार होता है नॉर्मली, और इसको हम लोग सेलिंग प्राइस भी कहते हैं, इसको हम लोग सेलिंग वैल्यू भी कहते हैं, जिस वैल्यू पे आपको यह इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है। इसको हम करंट मार्केट प्राइस भी कहते हैं, इसको हम करंट प्राइस भी कहते हैं, इसे हम करंट प्राइस भी कहते हैं। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से इस बात को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द इफेक्टिव इंटरेस्ट पर एनम दैट इज टोटल यील्ड फॉर इन्वेस्टर एज वेल एज टोटल कॉस्ट ऑफ फंड ऑफ एबीसी लिमिटेड विच इज प्लानिंग अ सीपी इशू। इशू प्राइस आपको दिया हुआ है, इशू प्राइस आपको दिया हुआ है, मतलब अगर मैं खरीदूंगा तो मैं क्या, मेरे को रेट में खरीदने का मौका मिलेगा, ये वाला सीपी कमर्शियल पेपर 97350 में मैं खरीद सकता हूं ये, और इसका फेस वैल्यू है 1 लाख। रिडीमेबल हमेशा एट पार मानते हैं, सो फेस वैल्यू आपको दिया हुआ है, मैच्योरिटी पीरियड 3 मंथ दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले यील्ड फॉर इन्वेस्टर निकालना है, तो सारा ध्यान पहले वहीं पे रहते हैं। यील्ड फॉर इन्वेस्टर, कितना आसान सवाल है, मैच्योरिटी वैल्यू कुछ नहीं बोला तो हमेशा फेस वैल्यू मानेंगे। अभी आपने 97350 दिया होगा अपॉन 97350 दिया होगा इनटू आपका 3 मंथ है
इंटू 12 इंटू 100, तो आपका यील्ड पर एनम बेसिस पे इन्वेस्टर का आ जाएगा कि इन्वेस्टर ने कितना यील्ड कमाया, कितना रिटर्न कमाया। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये आपका आ रहा है 10.89%। ये आपका आ रहा है 10.89%। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, आपको एक यहां पर और मेहनत करनी होगी। 10.89% आपको पर एनम आपने कैलकुलेट जरूर किया है। तो अगर आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट का यहां पर आपको कॉन्सेप्ट करवाना होगा पहले। इफेक्टिव इंटरेस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव इंटरेस्ट? फाइन, अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का आता है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मतलब क्या होता है कि जो आपने यहां पर 0.89 आपने जो पर एनम है डिवाइडेड बाय 4। फाइन, क्योंकि आपका यहां पर 3 महीना दिया हुआ है, साल में कितने 3 महीने आएंगे? 4 बार आएंगे, टू दी पावर 4 -1। सो आपका ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आएगा 11.34% पर एनम। तो इस अमाउंट को इफेक्टिवली आपको कन्वर्ट करना है। ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का इक्वेशन हो गया। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो एक बार और आप समझ सकते हैं। रफ, मान लीजिए 100 रुपए है और मान लीजिए यहां पर मैं 5% दे रहा हूं 6 महीने का और फिर 5% दे रहा हूं 6 महीने का। सो ये आपका हो गया 110.25। ठीक है, सो आपका कितना इफेक्टिव रेट कितना आया? इफेक्टिव रेट आया 10.25, जबकि लग रहा था कि 5% मिल रहा है तो 10% लग रहा था, लेकिन इफेक्टिव रेट आपका 10.25 आया। आपने कैसे निकाला इसे? आपने निकाला डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि साल में कितने 6 महीने होते हैं? 2 बार 6 महीने होते हैं। ठीक है, वहां पर हमने डिवाइड बाय 4 क्यों किया? क्योंकि साल में 4 बार 3 महीने होंगे, 3 महीने था तो क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको ब्रैकेट में हमने क्लोज किया 2 करके और फिर पावर भी 2 लगा दिया क्योंकि हमें पर एनम निकालना है। आप देखिएगा ये 10.25% आएगा। सो ये वाला आपका इक्वेशन क्या आता है? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का इक्वेशन है, ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का इक्वेशन है। फाइन, तो आप देख लेंगे साल में कितनी बार कंपाउंड कर रहा है, यहाँ पे 2 बार कर रहा है तो 2 बार होगा। और सेम इसी तरह से हमने आपको फ्यूचर्स चैप्टर में कंपाउंडिंग टेक्निक सिखाया था। ठीक है, तो जब आप यहां पर पहले आप निकाल लेंगे रिटर्न फॉर इन्वेस्टर, फिर आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल लीजिएगा 11.34। फाइन सर, अब देखते हैं क्वेश्चन में और आगे क्या पूछा है। फाइन, 11.34% पर एनम। सो आपका यहां पर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी आ गया। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अब इसमें एक और चीज पूछा है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने इफेक्टिव इंटरेस्ट पर एनम निकाल दिया है, इन्वेस्टर के लिए हमने काम कर लिया है। अब इसमें पूछा टोटल कॉस्ट ऑफ फंड ऑफ एबीसी। सो एबीसी कंपनी जो ये इशू कर रही है उनको कितना कॉस्ट लग रहा है? एबीसी कंपनी जो यह काम कर रही है उनको कितना कॉस्ट लग रहा है? तो पॉइंट नंबर 6, अब आपको यहां पर क्या निकालना है? टोटल कॉस्ट ऑफ फंड टू कंपनी, टोटल कॉस्ट ऑफ फंड टू कंपनी, टोटल कॉस्ट ऑफ फंड टू कंपनी। एबीसी को कितना कॉस्ट लगा है यहां पर? सो यहां पर आप देख सकते हैं 11.34 तो आपका पहले कैलकुलेट हुआ ही था, प्लस आप यहां पर देखिए ब्रोकरेज दिया हुआ है फॉर 3 मंथ 0.125% फॉर 3 मंथ, तो इसको पर एनम में कन्वर्ट कर देंगे। 0.125% स्टैम्प ड्यूटी, इसको भी पर एनम में कन्वर्ट कर देंगे और रेटिंग चार्जेस तो पर एनम में ही है। तो यहां पर आपका तीनों ऐड होने वाला है क्योंकि ये भी खर्चा कंपनी बियर कर रहा है। ब्रोकरेज आपका ऐड होगा 0.125 इंटू 12/3, रेटिंग चार्जेस तो आपका पर एनम में ही है और ये भी आपका 0.125 12
बाई, इसमें भी 0.5 आया, ये 0.5 है ही और ये 0.5 है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ फंड आपका आया है 12.84%, 12.84%। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका टोटल कॉस्ट ऑफ फंड भी आपका कैलकुलेट यहां पर हो गया। ठीक है, तो आपको टोटल कॉस्ट ऑफ फंड आ गया, आपको इफेक्टिव निकालना आ गया, आपको यील्ड फॉर इन्वेस्टर आ गया, आपको इशू प्राइस आ गया, आपको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आ गया और उसके एग्जांपल्स आ गए। फाइन सर, एक यहां पर और चीज पूछा जाता है जिसको कहते हैं इफेक्टिव यील्ड, इफेक्टिव एनुअल यील्ड या बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड। बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड आपसे पूछता है क्वेश्चन में कि बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड निकालिए। तो मैं आपको बता दूं, बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड कुछ नहीं है, ये यील्ड फॉर इन्वेस्टर ही है। इस यील्ड फॉर इन्वेस्टर को ही बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड यहां पर कहा जा रहा है। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनफैक्ट जब भी बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड पूछे तो इसका मतलब आपको यील्ड फॉर इन्वेस्टर ही निकालना है। रेपो और रिवर्स रेपो, रेपो और रिवर्स रेपो। फाइन, सो ये क्या होता है इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए, एक हमारा बैंक होता है, लेट से आईसीआईसीआई बैंक, और एक मान लीजिए आरबीआई जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है। फाइन, अगर आरबीआई कोई भी लोन आईसीआईसीआई बैंक को देगा, ध्यान से सुनेंगे, आरबीआई कोई भी लोन आईसीआईसीआई बैंक को देगा तो वो देगा रेपो रेट पे, वो देगा रेपो रेट पे। फाइन, फाइन सर। और अगर आईसीआईसीआई बैंक कोई भी लोन दे रहा है आरबीआई को तो उसे वो देगा रिवर्स रेपो पे, रिवर्स रेपो पे। सो एक हो गया रेपो रेट और एक हो गया रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई और आईसीआईसीआई। फाइन, आरबीआई अगर लोन दे रहा है तो रेपो रेट और आईसीआईसीआई अगर लोन दे रहा है आरबीआई को तो रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें और भी बातें हैं। ये प्रॉपर ट्रांजैक्शन क्या होता है? रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज ऑप्शन, रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज ऑप्शन। फाइन, रीपर्चेज ऑप्शन। सो यहां पर रीपर्चेज मतलब किस तरह से यहां पर काम होता है, तो आईसीआईसीआई बैंक क्या करता है, आईसीआईसीआई बैंक अपने सिक्योरिटी को गिरवी में रखता है, आरबीआई को देता है सिक्योरिटी और आरबीआई बदले में आईसीआई बैंक को पे कैश, या आप इसे लोन बोल लीजिए या आप कोई भी इसको डेफिनेशन में डाल दीजिए, आरबीआई कैश देता है और ये सिक्योरिटी देता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट लेग, इसको बोलते हैं फर्स्ट लेग, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है, आईसीआईसीआई गिव कैश टू आरबीआई, आईसीआईसीआई कैश दे देता है और आरबीआई गिव बैक सिक्योरिटी, गिव्स बैक सिक्योरिटी। ठीक है, इसको सेकंड स्टेप बोलते हैं। तो ये पूरा अपना रेपो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, इसलिए रेपो को रीपर्चेज ऑप्शन कहते हैं। पहले स्टेप में वो सिक्योरिटी देता है, आरबीआई कैश देता है, सेकंड स्टेप में आईसीआईसीआई कैश वापस कर देता है और आईसीआईसीआई वापस अपना सिक्योरिटी ले लेता है। लेकिन जो ये कैश दिया जा रहा है और ये जो ये कैश दिया जा रहा है उसमें डिफरेंस होगा। मान लीजिए अगर ये 1 लाख दिया है, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, अगर आरबीआई ने 1 लाख दिया और वापस 1,10,000 हो रहा है, आरबीआई ने 1 लाख दिया है और वापस 1,10,000 हो रहा है, तो इसका यह मतलब है कि रेपो रेट मेरा 10% है, मैंने 10% यहां पर दिया अप्रोक्सीमेटली, रफली स्पीकिंग। ठीक है, सो इन दोनों के डिफरेंस को क्या कहेंगे, रेपो रेट या रेपो अमाउंट। फाइन, और यही डिफरेंस होता है जो आरबीआई कमाता है, क्योंकि सिक्योरिटी तो वापस ही दे दिया, सिक्योरिटी तो वापस कर ही दे रहा है। ठीक है, तो यही एक अमाउंट है, इसी डिफरेंस को हम कहते हैं रेपो अमाउंट, इसी डिफरेंस को कहते हैं रेपो अमाउंट। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको इसका एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा।
अच्छा, कुछ बातें यहाँ पर और आपको बता दिया जाए। आपको मैंने बॉन्ड चैप्टर में सिखाया था कि बॉन्ड वैल्यू दो प्रकार की होती है, बॉन्ड वैल्यू दो प्रकार की होती है, या बॉन्ड वैल्यू को हम लोग कह सकते हैं क्लीन प्राइस और डर्टी प्राइस। क्लीन प्राइस और डर्टी प्राइस, बॉन्ड वैल्यू को हम दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, एक क्लीन प्राइस की तरह और एक डर्टी प्राइस की तरह। डर्टी प्राइस में क्या होता है, डर्टी प्राइस और क्लीन प्राइस का रिलेशन आप समझ लीजिए, डर्टी प्राइस इज इक्वल्स टू क्लीन प्राइस प्लस एक्रूड इंटरेस्ट, फाइन। सो डर्टी प्राइस में एक्रूड इंटरेस्ट मिला हुआ होता है और क्लीन प्राइस में एक्रूड इंटरेस्ट नहीं मिला हुआ होता। सो आप उल्टा भी चल सकते हैं, क्लीन प्राइस इज इक्वल्स टू डर्टी प्राइस माइनस एक्रूड इंटरेस्ट। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये रिलेशन मैंने कहां समझाया था, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी बॉन्ड चैप्टर में मैंने आपको ये रिलेशन समझाया था। आइए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की बात हो गई। अब एक बार एक क्वेश्चन आपको मैं करने दूंगा, अगर आप वो क्वेश्चन कर लेते हैं तो इसका मतलब आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है, प्लीज इस क्वेश्चन को रीड करेंगे और कोशिश करिए खुद करने की, एंड देन फिर आपको मैं ये क्वेश्चंस करवाऊंगा। आपको मैं बिल्कुल ये क्वेश्चन पूरा सॉल्यूशन के साथ करवाऊंगा। बैंक ए एंटर्स इनटू अ रेपो फॉर 14 डेज, और मेरा मानना है कि आपने पहले भी ये सब कर लिया है, इसलिए हम फास्ट मैनर में इस सब चीजों को कर रहे हैं। 14 डेज का रेपो में एंटर हुआ है विद बैंक बी इन 12% जीओआई बॉन्ड 2017, मतलब 12% जीओआई बॉन्ड दिया जाएगा एट अ रेट ऑफ 5.25% फॉर ₹5 करोड़। 5.25% रेपो रेट है, 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन है। अज्यूमिंग दैट द क्लीन प्राइस विल बी 99.42, इनिशियल मार्जिन और हेयर कट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कुछ कंपनी बैंक अपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखने के लिए पूरा पैसा लोन नहीं देती, कुछ मार्जिन ऑफ सेफ्टी काट लेती है बैंक, 2% है। और डेज ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट भी 292, मतलब 292 डेज तक अभी तक कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हुई है, नहीं कोई रिसीव हुई है पेमेंट, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन डर्टी प्राइस। तो डर्टी प्राइस बहुत ही आसान है, आप फटाफट निकालिए वीडियो पॉज करते हुए। फर्स्ट लेग का में कितना पैसा लिया जा रहा है और सेकंड लेग में कितना पैसा दिया जा रहा है, मैं आपको समय दे रहा हूं खुद करने की, एंड देन फिर वीडियो पॉज कीजिए, फिर मेरे साथ आंसर को टैली करवाइए, समझने की कोशिश करें। फाइन सर, देखते हैं अब आपने क्या सही और क्या गलत इसमें निकाला है। सो डर्टी प्राइस क्या होगा, डर्टी प्राइस आपका होगा क्लीन प्राइस। क्लीन प्राइस कितना दिया हुआ है 99.42, और आपका एक्रूड इंटरेस्ट फेस वैल्यू हमेशा क्या मानेंगे, 100 रुपए मानेंगे, ठीक है। 12% का बॉन्ड है, 12% का बॉन्ड है और 292 डेज तक अभी तक आपको इंटरेस्ट नहीं मिला, तो ये एक्रूड रहेगा। 99.42 प्लस आपका ये जो वैल्यू आ रहा है, इसको आप फटाफट लिखेंगे, 100 इंटू 0.12 इंटू 292 डिवाइडेड बाई 360, तो ये आपका आ रहा है 9.73 प्लस 99.42, सो ये आपका आ गया 109.1533, 109.1533। सो आपका ये डर्टी प्राइस आ गया, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको सेकंड में क्या बोला है कि सेकंड स्टेप में आपने कितना पैसा लिया, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक है तो आपको कितना पैसा मिला। सो आपने जो काम किया था, जो आपको रेपो अमाउंट तय हुआ था वो 5 करोड़ हुआ था। अगर मैं डिवाइडेड बाई 100 करूं तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ जाएंगे, और एक बॉन्ड की अभी कीमत कितनी है, एक बॉन्ड की अभी कीमत चल रही है 109.33, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हम इसका सिर्फ 98% ही देंगे, मतलब 2% हम काट लेंगे, ठीक है। सो यहां पर आपने कितने वैल्यू का सिक्योरिटी दिया, जितना आपको पैसा मिलने वाला है, आपने 5 करोड़ का आपका ट्रांजेक्शन था, डिवाइडेड बाई 100, नंबर ऑफ बॉन्ड निकल गया 109.1533 इंटू 0.98, सो ये आपका आ रहा है 5348
5117, 5348 5117। फाइन, कोई दिक्कत नहीं, अप्रोक्सीमेटली थोड़ा बहुत अंतर आएगा तो देख लीजिएगा। सो ये अमाउंट आपको मिलेगा फर्स्ट लेग में। अब आपको वापस भी करना है अमाउंट, आपको अमाउंट वापस भी करना है। सो सेकंड लेग में आप अमाउंट वापस करेंगे, फर्स्ट लेग में आपको इतना अमाउंट मिलेगा। फाइन सर। अब सेकंड लेग में आपको जितना पैसा मिला है आपको उतना तो लौटाना ही पड़ेगा, आपको इतना पैसा तो लौटाना ही पड़ेगा, लेकिन आपको इसमें रेपो रेट भी देना पड़ेगा। रेपो रेट कितना है, क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है, 5.25%। कितने की तो पर एनम है, कितने दिन के लिए आपने लिया था, 14 डेज के लिए। सो आप देखिए कितना आ रहा है, इंटू 5.25% इंटू 14 डिवाइडेड बाई 360, 53485,117। सो यह आपका आ रहा है 535,94,315.78। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर आंसर में डिफरेंस आ रहा है तो ड्यू टू अप्रोक्सीमेशन आ रहा होगा। हमने यहाँ पे फेस वैल्यू 100 माना है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका रेपो ट्रांजैक्शन। पहले आपने डर्टी प्राइस निकाल दिया, बहुत ही सिंपल है। फिर हमें कितना पैसा मिला आरबीआई से, और फिर हमने वापस कितना पैसा लौटाया। जितना पैसा मिला उतना तो लौटाना ही है, प्लस आपने जो रेपो रेट में वादा किया था 14 दिन के हिसाब से आप इंटरेस्ट दोगे, आप उसमें इंटरेस्ट देकर आप इतना पैसा वापस आपने लौटा दिया। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। फाइन सर। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा चैप्टर था और बहुत ही इजी चैप्टर है, मुश्किल से 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये सब चैप्टर बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा। 2-3 बार रिवीजन करने के बाद आपको और रिवीजन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती और आप इस सब चीज़ों को अच्छे से रिटेन भी कर पाती हो एग्जाम से पहले। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको 100% मार्क्स सिक्योर करवाना है। फाइन सर।